जरा एक ऐसी बिजनेस की कल्पना करते हैं जहां आपके पास लगभग 6000 ट्रकों का अपना खुद का बेड़ा हो। हाँ, और वो भी भारत जैसे देश में जहाँ ऑपरेशंस इतने जटिल होते हैं। एग्जैक्टली मतलब एक ऐसा देश जहाँ डीजल के दाम कभी भी बदल जाते हैं, सड़कें मौसम के हिसाब से हमेशा अनिश्चित रहती हैं और हजारों ड्राइवरों को रोजाना मैनेज करना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बिल्कुल, ये कोई आसान काम तो नहीं है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद कोई कंपनी हर तिमाही में 20% का भारी भरकम मुनाफा कमा रही हो। सुनने में ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? हाँ, मतलब आमतौर पर लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इतने बड़े मार्जिन्स देखने को नहीं मिलते। राइट। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के इसी विरोधाभास को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो आज रिपोर्ट्स और डेटा हैं, उनके आधार पे हम दो दिग्गजों को देखेंगे। और ये दोनों ही कंपनियां इंडस्ट्री लीडर्स हैं, भारी भरकम एसेट मॉडल से पैसा बना रही है। और दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू TCI एक्सप्रेस है, जिसका मॉडल बिल्कुल ही अलग है। हाँ, TCI एक्सप्रेस जो लगभग कोई बड़ा एसेट या ट्रक खुद ओन नहीं करती, लेकिन फिर भी शेयर बाजार उसे VRL से कहीं ज्यादा वैल्यूएशन दे रहा है। देखिए, ये जो तुलना है ना, ये इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि लॉजिस्टिक्स कोई आम सेक्टर नहीं है, ये किसी भी अर्थव्यवस्था का नर्वस सिस्टम होता है। सही बात है, सामान पहुंचेगा नहीं तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? एग्जैक्टली। कोई फैक्ट्री चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, अगर वो सही समय और सही लागत पर बाजार तक नहीं पहुंचता तो उस प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिल्कुल। और इन दोनों कंपनियों ने, मतलब VRL और TCI एक्सप्रेस ने, इस चुनौती को सुलझाने के लिए जो रास्ते चुने हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। हाँ। एक ने अपना पूरा एम्पायर भारी संपत्तियों पर खड़ा किया है और दूसरे ने सिर्फ स्पीड और नेटवर्क पर। तो चलिए जमीनी स्तर से शुरू करते हैं। मैं बैलेंस शीट और शेयर बाजार के हार्डकोर नंबर्स पर जाने से पहले ये समझना चाह रही थी कि ये दोनों कंपनियां असल में जमीन पर काम कैसे करती हैं। हाँ, वो बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मैंने VRL लॉजिस्टिक्स के शुरुआती दिनों के बारे में पढ़ा था। 1976 में डॉक्टर विजय संकेश्वर ने सिर्फ एक ट्रक से इस कंपनी की शुरुआत की थी। सिर्फ एक ट्रक से? और आज देखिए वो कहाँ है। वही तो, अगर हम 30 जून 2026 के ताजा आंकड़ों को देखें तो आज इनके पास भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कमर्शियल फ्लीट है, मतलब 5932 वाहनों का अपना खुद का बेड़ा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, तो मतलब ये लोग बाहर से ट्रक किराए पर लेने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इनका जो मॉडल है वो पूरी तरह से एसेट हैवी है। देखिए, ये जो एसेट हैवी मॉडल है ना, ये सिर्फ ट्रकों की गिनती तक सीमित नहीं है। VRL का अपने ऑपरेशंस पर कंट्रोल का एक अलग ही लेवल है। अच्छा, वो कैसे? मतलब ज्यादातर लॉजिस्टिक्स कंपनियां ट्रकों के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स पर निर्भर होती है ताकि उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहे। लेकिन VRL ने हुबली में अपना खुद का व्हीकल डिजाइन और बॉडी बिल्डिंग सेंटर बना रखा है। वेट, खुद का बॉडी बिल्डिंग सेंटर? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके अपने फ्यूल स्टेशंस हैं, उनका इन हाउस डिजाइन किया हुआ ERP सॉफ्टवेयर है। मतलब एक ट्रक के चैसीज खरीदने से लेकर उसकी बॉडी बनाने तक। एग्जैक्टली, बॉडी बनाने, उसमें तेल डालने और उसे ट्रैक करने तक सब कुछ इन हाउस है। उनकी जो थर्ड पार्टी वेंडर्स पर निर्भरता है वो सिर्फ 8 से 10% के बीच है। उनकी कमी नहीं होती। लेकिन खुद ट्रक की बॉडी डिजाइन करने के पीछे क्या लॉजिक है? ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। क्या ये सिर्फ अपना रुतबा दिखाने का तरीका है या इसके पीछे कोई सॉलिड फाइनेंशियल कारण भी है? नहीं, रुतबा बिल्कुल नहीं। इसके पीछे बहुत गहरी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। जब वे खुद ट्रक की बॉडी डिजाइन करते हैं तो वो बाजार में मिलने वाले स्टैंडर्ड ट्रकों की तुलना में उसे काफी हल्का बनाते हैं। अच्छा, हल्का बनाने से क्या फायदा? इसका सीधा फायदा ये होता है कि उनका ट्रक सरकारी नियमों और वजन की लिमिट्स का पालन करते हुए भी हर चक्कर में 1.5 से 2 टन अतिरिक्त माल ढो सकता है। 1.5 से 2 टन एक्स्ट्रा सिर्फ बॉडी हल्की होने की वजह से? बिल्कुल। अब आप सोचिए, आपके पास लगभग 6000 ट्रक हैं और हर ट्रक हर ट्रिप में 2 टन एक्स्ट्रा माल लेकर जा रहा है। वो जो अतिरिक्त भाड़ा मिल रहा है वो सीधे उनके नेट प्रॉफिट में जुड़ता है, क्योंकि ट्रक तो वैसे भी वही दूरी तय कर रहा है और ड्राइवर की सैलरी भी वही है। एग्जैक्टली, लागत वही है लेकिन रेवेन्यू बढ़ गया। वाह, ये छोटी सी डिटेल कैसे पूरे मार्जिन को बदल सकती है, ये वाकई कमाल है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी दिक्कत नजर आती है। क्या?
देखिए, बिजनेस हमेशा एक सी रफ्तार से तो चलता नहीं है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या मांग अचानक से घट जाती है, तब क्या होता है? हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। मतलब अगर मेरे पास 5,900 ट्रक हैं, तो अर्थव्यवस्था चाहे अच्छी हो या बुरी, मुझे उन ट्रकों की ईएमआई तो देनी ही है, उनका मेंटेनेंस करना है और हजारों ड्राइवरों की सैलरी देनी है। बिल्कुल। तो क्या ये फिक्स्ड कॉस्ट का भारी बोझ इस एसेट हेवी मॉडल का सबसे बड़ा जोखिम, सबसे बड़ा रिस्क नहीं है? देखिए, जोखिम तो है और यही वजह है कि बहुत सी कंपनियां इस मॉडल से दूर भागती हैं। लेकिन वीआरएल इस जोखिम को अपने सर्विस कंट्रोल से बैलेंस करता है। सर्विस कंट्रोल से? वो कैसे काम करता है? जब आप बाहर वालों पर निर्भर नहीं होते, तो आप अपने ग्राहकों को एक पक्की गारंटी दे सकते हैं कि माल समय पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इस भरोसे के कारण वे ग्राहकों से थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर पाते हैं। राइट, मतलब क्वालिटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा। हाँ। और जैसा कि हमने पहले कहा, बाहर के बिचौलियों या वेंडर्स को कोई कट नहीं देना पड़ता, इसलिए जब मंदी आती है तब भी उनके पास अपना खुद का मार्जिन इतना होता है कि वे फिक्स कॉस्ट को आसानी से कवर कर सके। समझ गए। तो चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, टीसीआई एक्सप्रेस, जो कि बिल्कुल ही अलग गेम खेल रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर वीआरएल एक ऐसा विशाल आत्मनिर्भर किला है जहां सब कुछ उनके अपने नियंत्रण में है, तो टीसीआई एक्सप्रेस का काम करने का तरीका एक तेज तर्रार निंजा की तरह है। ये तुलना काफी दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि उनका पूरा फोकस एक्सप्रेस कार्गो और B2B डिस्ट्रीब्यूशन पर है। इनका मॉडल एसेट लाइट है। बिल्कुल, ये हवा, पानी, सड़क या रेल किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मैंने पढ़ा कि इनके पास 28 अत्याधुनिक सॉर्टिंग सेंटर्स हैं और 5500 से अधिक जीपीएस इनेबल्ड कंटेनरीकृत ट्रकों का नेटवर्क है, जो कि 200 से अधिक देशों में काम कर रहा है। राइट, लेकिन बड़ा फर्क ये है कि इनमें से ज्यादातर नेटवर्क, पार्टनरशिप और वेंडर्स के जरिए चलता है। वो ट्रकों के मालिक नहीं है। सही कहा। टीसीआई एक्सप्रेस का फोकस भारी एसेट्स जोड़ने पर नहीं है। उनका फोकस है नेटवर्क और कनेक्टिविटी बनाने पर। मतलब उनका काम सिर्फ चीजों को मूव करना है। हाँ, उनका मानना है कि उनका मुख्य काम सामान को तेजी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना है, न कि ट्रकों की सर्विसिंग या मेंटेनेंस करना। मल्टी मॉडल होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मान लीजिए सड़क मार्ग पर कोई दिक्कत है, तो तुरंत उसे एयर या रेल में शिफ्ट कर देंगे। एग्जैक्टली। वे तुरंत कार्गो को रेल या हवा के रास्ते भेज सकते हैं। ये जो चपलता है ना, यही उनके बिजनेस की कोर स्ट्रेंथ है। तो लॉजिक के हिसाब से तो ये लगता है कि जिसके पास हजारों ट्रक हैं, जमीनें हैं और इतना बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, राइट? सुनने में तो यही लॉजिकल लगता है। लेकिन जब मैं 30 जून 2026 के शेयर बाजार के नंबर्स देख रही थी, तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। हाँ, बाजार का नजरिया अलग होता है। टीसीआई एक्सप्रेस का शेयर प्राइस 512 रुपए 75 पैसे है और उनका मार्केट कैप लगभग 5721 करोड़ रुपए है। और वीआरएल का? वहीं इतना बड़ा फ्लीट होने के बावजूद वीआरएल लॉजिस्टिक्स का मार्केट कैप सिर्फ 4107 करोड़ रुपए है। मतलब बाजार उस कंपनी को 1600 करोड़ रुपए ज्यादा की वैल्यू क्यों दे रहा है, जिसके पास अपने खुद के ट्रक तक नहीं है? ये शेयर बाजार के काम करने के तरीके का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। देखिए, बाजार कभी भी सिर्फ आज की संपत्तियों या जमीन जायदाद को नहीं देखता। तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि भविष्य में ग्रोथ कितनी तेजी से आ सकती है, और यहीं पे टीसीआई का एसेट लाइट मॉडल बाजी मार लेता है। बाजार टीसीआई को 41.1 का पीई रेशियो दे रहा है। थोड़ा इस पी रेशियो को डिकोड करते हैं। पी रेशियो 41.1 होने का मतलब है कि बाजार टीसीआई के हर एक रुपए के मुनाफे के लिए 41 रुपए देने को तैयार है। हाँ, जो कि बहुत बड़ा प्रीमियम है। बिल्कुल। ये इतना हाई वैल्यूएशन उन्हें क्यों मिल रहा है? ये प्रीमियम उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि एसेट लाइट होने के कारण वे बहुत तेजी से स्केल कर सकते हैं। स्केल मतलब बिजनेस बढ़ाना। हाँ, अगर टीसीआई एक्सप्रेस को किसी नए शहर या नए राज्य में अपना ऑपरेशन शुरू करना है, तो उन्हें रातों रात 100 नए ट्रक खरीदने या बड़ा सा गराज बनाने की जरूरत नहीं है। वो बस लोकल वेंडर्स को हायर कर लेंगे। एग्जैक्टली। वे वहां के लोकल वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप करके अपना नेटवर्क तुरंत चालू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE काफी बेहतर हो सकता है, क्योंकि नई पूंजी नहीं फंस रही। सही कहा। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नई पूंजी फंसाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ मुझे रिपोर्ट्स के डेटा में एक विरोधाभास दिख रहा है। कैसा विरोधाभास? मैंने टीसीआई एक्सप्रेस के हालिया वित्तीय नतीजे देखे।
मार्च 2026 की तिमाही में उनका रेवेन्यू 331 करोड़ रुपए के आसपास रहा, जो साल दर साल सिर्फ 4.51% की मामूली ग्रोथ है। और उससे भी बड़ी बात, उनके ईबिटा में 7.25% की गिरावट आई है और पिछले 8 तिमाहियों का नेट प्रॉफिट का CAGR नेगेटिव 15.22% रहा है। हाँ, नंबर्स थोड़े कमजोर तो हुए हैं। वही ना, मुनाफा गिर रहा है, ग्रोथ सिंगल डिजिट में है, फिर भी बाजार उन्हें इतना ऊंचा PE रेशियो दे रहा है। ये कुछ हजम नहीं हुआ। आपका ये पॉइंट बहुत ही वैलिड है। TCI के मुनाफे में जो ये हालिया दबाव दिखा है, वो दरअसल लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स सेक्टर में चल रहे व्यापक स्लोडाउन का नतीजा है। और शायद बढ़ती लागत का भी। बिल्कुल, लेकिन निवेशक इस गिरावट को सिर्फ एक शॉर्ट टर्म हर्डल मान रहे हैं। वे इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि TCI का जो बिजनेस मॉडल है, वो भविष्य में B2B ई-कॉमर्स की तेजी को पकड़ने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन में है। मतलब फ्यूचर पोटेंशियल पर दांव लगा रहे हैं। हाँ, इसके अलावा एक और चीज है। मुनाफा घटने के बावजूद TCI का डिविडेंड पे आउट 2021 के 15% से बढ़कर 2025 में लगभग 34% हो गया। ओहो, मतलब मैनेजमेंट के पास भरपूर कैश फ्लो है और वे शेयर होल्डर्स को पैसा लौटा रहे हैं। बिल्कुल, ये निवेशकों को भरोसा देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अब अगर मैं VRL के नंबर्स पर आऊं तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। VRL के नंबर्स तो हमेशा चौंकाते हैं। हाँ, VRL का शेयर मूल्य 234 रुपए 80 पैसे है, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है उनका EBITDA मार्जिन, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन में से एक है। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल ईयर 26 की चौथी तिमाही में उनका EBITDA मार्जिन 20.8% था। 20% से ज्यादा? हाँ, जरा इसे हम आसान करते हैं। EBITDA का मतलब है कंपनी का वो शुद्ध ऑपरेशनल कैश मुनाफा जो टैक्स, ब्याज और डेप्रिसिएशन चुकाने से पहले उनके हाथ में आता है। राइट। अब लॉजिस्टिक्स जैसी इंटेंस इंडस्ट्री में, जहां आमतौर पर कंपनियां सिंगल डिजिट मार्जिन के लिए संघर्ष करती रहती हैं, वहां VRL 20% का मार्जिन निकाल रहा है। ये तो लाइक कैश छापने की मशीन जैसा हुआ। ये VRL के पूरे बिजनेस मॉडल का सबसे मजबूत स्तंभ है। और आपको पता है ये 20% मार्जिन आता कहां से है? कहां से? ये आता है उनके LTL फोकस से। LTL यानी लेस देन ट्रकलोड। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। ये LTL और FTL में क्या अंतर है जो इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता है? देखिए, इसे आप एक प्राइवेट कैब और एक शेयरिंग ऑटो के उदाहरण से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, शेयरिंग ऑटो। हाँ, जब आप एक पूरी कैब, जिसे हम FTL मान लेते हैं, अपने लिए बुक करते हैं, तो आप एक तय किराया देते हैं जो आमतौर पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से होता है। राइट। ड्राइवर को पता है कि उसे एक ट्रिप में मान लीजिए 500 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अगर वही ड्राइवर शेयरिंग ऑटो चलाता है और उसमें 5 अलग अलग सवारियों को बिठाता है, तो वो हर सवारी से अलग अलग पैसे लेगा। एग्जैक्टली। वो हर सवारी से मान लीजिए 150 रुपए लेता है। ट्रिप वही है, दूरी वही है, लेकिन अब उसकी कुल कमाई 750 रुपए हो गई। ओह वाओ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। VRL लॉजिस्टिक्स में ठीक यही शेयरिंग ऑटो वाला काम कर रहा है, लेकिन 15 टन के ट्रकों के साथ। वे किसी एक बड़ी कंपनी का पूरा ट्रक बुक करने के बजाय कई छोटे और मंझले व्यापारियों का थोड़ा थोड़ा माल इकट्ठा करते हैं और एक ट्रक में भरते हैं। तो हर पार्सल का रेट अलग अलग चार्ज होता होगा। बिल्कुल, जिससे पूरे ट्रक का यील्ड या ओवरऑल कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और VRL ने इस सेगमेंट में ऐसी महारत हासिल कर ली है कि आज उनका कुल रेवेन्यू का 89.5%, 89.5% हिस्सा सिर्फ इसी LTL बिजनेस से आता है। क्या बात है, मतलब वे रिटेल में माल ढोकर थोक से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ये वाकई एक शानदार रणनीति है। और शायद यही वजह है कि इतना भारी फिक्स्ड कॉस्ट होने के बावजूद वे अपना मार्जिन बचा पाते हैं। हाँ, और जहाँ तक डिविडेंड की बात है, मैंने देखा VRL का डिविडेंड पे आउट तो और भी जबरदस्त है, लगभग 71.72%, 71.72%। वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब जो भी कैश वो कमा रहे हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा सीधे शेयर होल्डर्स की जेब में जा रहा है। बिल्कुल, जब आपकी कंपनी इतना कैश जनरेट करती है और आपको अग्रेसिव एक्विजिशंस या कंपनियों को खरीदने की जरूरत नहीं होती, तो वो पैसा वापस शेयर होल्डर्स को ही तो मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे क्या? भविष्य में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए ये दोनों दिग्गज किस तरह की बिसात बिछा रहे हैं? दोनों ही कंपनियां बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव कर रही हैं। हाँ, मैंने हालिया रणनीतिक बदलावों पर नजर डाली और मुझे लगता है VRL का मैनेजमेंट काफी सख्त फैसले ले रहा है। हाँ, उन्होंने हाल ही में एक ट्रिम डाउन अप्रोच अपनाई है। ट्रिम डाउन अप्रोच? हाँ, मतलब जो भी गैर जरूरी या कम मार्जिन वाले बिजनेस थे, उन्हें उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये एक बहुत ही बोल्ड मूव था उनका।
आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ समय पहले तक VRL पैसेंजर बस संचालन, एयर चार्टरिंग और यहाँ तक कि पवन ऊर्जा यानी विंड पावर के क्षेत्र में भी काम कर रही थी। वेट, विंड पावर, एक लॉजिस्टिक्स कंपनी विंड पावर में क्या कर रही थी? ये तो बिल्कुल अलग फील्ड है। देखिए, ये पहले का एक दौर था जब कंपनियां टैक्स बेनिफिट्स या डाइवर्सिफिकेशन के नाम पर अलग-अलग सेक्टर्स में पैसा लगा देती थी। अच्छा, टैक्स बचाने के लिए। हाँ, लेकिन VRL के नए मैनेजमेंट को ये बात समझ आ गई कि उनकी असली एक्सपर्टीज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में है। वे विंड टर्बाइन चलाने वाले लोग नहीं हैं। वे ट्रक चलाने वाले लोग हैं। एग्जैक्टली। तो कैपिटल मिस एलोकेशन यानी गलत जगह पूंजी फंसाने से बचने के लिए उन्होंने इन सारे साइड बिजनेस से बाहर निकलने का बड़ा फैसला किया। और अब उनका पूरा फोकस सिर्फ एक जगह है। हाँ, आज उनका लगभग 100% रेवेन्यू केवल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन से आता है। ये तो बिल्कुल एक सर्जन की तरह फोकस करना हुआ। लाइक जैसे एक हार्ट सर्जन सिर्फ दिल के ऑपरेशन पे ध्यान देता है, उसे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। VRL अपनी पूरी ऊर्जा अपने सबसे मजबूत हथियार यानी LTL माल ढुलाई पर केंद्रित कर रहा है। बिल्कुल सही तुलना है। लेकिन यहाँ मैं एक बार फिर से एक बड़ा सवाल उठाना चाहूंगी। बताइए। हम इतनी देर से ट्रकों और मार्जिन की बात कर रहे हैं, लेकिन कमरे में बैठे हाथी, एलिफेंट इन द रूम को तो भूल ही गए। आप डीजल की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, डीजल के दाम भारत में कभी भी आसमान छूने लगते हैं। अगर आपके पास 5900 ट्रकों का फ्लीट है जो हर दिन लाखों लीटर डीजल पी रहा है, तो एक मामूली सा प्राइस हाइक भी उस शानदार 20% मार्जिन को रातों रात खत्म कर सकता है। VRL इससे कैसे बचता है? इस सवाल का जवाब VRL की प्राइसिंग पावर और उनकी तकनीक में छिपा है। प्राइसिंग पावर? देखिए, सबसे पहली बात, चूंकि वे उन छोटे शहरों, कस्बों और टियर 2, टियर 3 मार्केट्स में अपनी सर्विस देते हैं जहां कोई और भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है, इसलिए उनके पास अपने रेट्स तय करने की ताकत है। अच्छा, क्योंकि कंपटीशन कम है। हाँ, तो जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वे फ्यूल सरचार्ज के रूप में वो अतिरिक्त लागत बड़ी आसानी से अपने ग्राहकों पर पास ऑन कर देते हैं। और ग्राहक वो बढ़ा हुआ दाम दे देते हैं? बिल्कुल, ग्राहक भी बढ़ी हुई कीमत देने को तैयार रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि VRL उनका माल सुरक्षित और समय पर पहुंचा देगा। भरोसा सबसे बड़ी चीज है। मतलब वो खुद शॉक एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि उसे सिस्टम में आगे बढ़ा देते हैं। एकदम सही। और दूसरी अहम बात है उनकी टेक्नोलॉजी। वो इन हाउस सॉफ्टवेयर? हाँ, जो इन हाउस ERP सिस्टम और रियल टाइम GPS ट्रैकिंग की हमने पहले बात की थी ना, वो यहाँ जादू की तरह काम करता है। वो फ्यूल कैसे बचाता है? वो सॉफ्टवेयर ट्रकों के रूट, माल की लोडिंग और डिलीवरी शेड्यूल्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज करता है कि कोई भी ट्रक बिना पूरी तरह भरे यानी एम्प्टी माइल्स न दौड़े। हर किलोमीटर का बारीकी से हिसाब रखा जाता है। वाओ! यही वजह है कि कॉन्फ्रेंस कॉल्स के डेटा के मुताबिक VRL का कुल ईंधन खर्च उनके रेवेन्यू के 21.4%, 21.4% के स्तर पर कसकर बंधा हुआ है। ये आंकड़ा बहुत क्रिटिकल है। मतलब अगर वे 100 रुपए कमाते हैं तो फ्यूल पर सिर्फ 21 रुपए 40 पैसे ही खर्च होते हैं। ये उनके ऑपरेशंस की टाइटनेस को दिखाता है। इसमें एक और चीज जुड़ती है, उनकी फ्यूल खरीद की रणनीति। उसमें क्या नया किया उन्होंने? पहले वे बहुत सारा डीजल बल्क में खुद खरीदकर अपने स्टेशंस पे स्टोर करते थे, लेकिन भारत में बल्क फ्यूल के दाम कई बार रिटेल पंप से ज्यादा तेजी से बदलते हैं। हाँ, ये तो होता है। इसलिए उन्होंने अपनी इंटरनल फ्यूल प्रोक्योरमेंट को घटाकर सिर्फ 36.04%, 36.04% कर दिया है। बाकी का फ्यूल वे रिटेल और अन्य सोर्स से लेते हैं ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव का सीधा झटका ना लगे। ये तो बहुत स्मार्ट मूव है। और साथ ही उनकी एक बहुत अग्रेसिव स्क्रैपेज पॉलिसी भी है। पुराने ट्रकों को हटाने की पॉलिसी। हाँ, वे पुरानी और ज्यादा डीजल पीने वाली गाड़ियों को लगातार हटाकर नए बेहतर माइलेज वाले ट्रकों को फ्लीट में ला रहे हैं। ये तो वाकई एक मास्टर क्लास है कि ऑपरेशंस को ग्राउंड लेवल पर कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। बिल्कुल। अब जरा वापस TCI एक्सप्रेस की तरफ चलते हैं, जहां VRL अपने ऑपरेशंस को सिकोड़कर मतलब ट्रिम डाउन करके एक ही जगह फोकस कर रहा है, वहीं TCI अपने पंख फैला रहा है। हाँ, उनका ग्लोबल कदम बहुत चर्चा में है। राइट। जनवरी 2026 में TCI एक्सप्रेस ने TCI ग्लोबल सिंगापुर का 100% अधिग्रहण यानी एक्विजिशन पूरा कर लिया है। इसका उनके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होगा? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये उनके B2B मल्टी मॉडल नेटवर्क को भारत की सीमाओं से बाहर निकालकर एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाता है। क्योंकि सिंगापुर एक बड़ा हब है। एग्जैक्टली। सिंगापुर एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन हब है। इस एक्विजिशन के बाद
टीसीआई केवल घरेलू ई-कॉमर्स या डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर नहीं रहेगा। मतलब वे इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व कर पाएंगे। हाँ, अगर किसी बड़े क्लाइंट को वियतनाम या चीन से पार्ट्स मंगाकर भारत के किसी टियर 2 शहर की फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो टीसीआई वो पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन दे सकता है। वाओ, बिना बीच में किसी और कंपनी को इन्वॉल्व किए। बिल्कुल, और यही वो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है जिसे देखकर शेयर बाजार उन्हें वो 41 का हाई पीई रेशियो दे रहा है। बाजार को लगता है कि टीसीआई किल की ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है। तो अगर हम आज के इस पूरी बातचीत के धागों को एक साथ समेटें, तो जो तस्वीर उभर कर आती है वो बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कोई एक गोल्डन रूल नहीं है सफलता का। दोनों कंपनियों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुने हैं और दोनों ही अपने गेम के मास्टर हैं। इसमें कोई शक नहीं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने एसेट्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मतलब खुद की गाड़ियां, खुद का सॉफ्टवेयर, खुद का मेंटेनेंस, तो आप भारी कैपिटल लगाकर भी 20% जैसा शानदार मार्जिन निकाल सकते हैं और मंदी के समय सरवाइव कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उनका मॉडल बाहरी झटकों के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत ढाल या रेजिलियंस बनाता है, और दूसरी तरफ टीसीआई एक्सप्रेस हमें दिखाता है कि स्पीड, तकनीक और नेटवर्क की ताकत क्या होती है। एसेट्स के बिना तेज भागने की ताकत। हाँ, बिना भारी एसेट्स के बोझ के वे पूरी दुनिया में तेजी से फैल सकते हैं और शेयर बाजार से वो प्रीमियम वैल्यूएशन हासिल कर सकते हैं। इस पूरी चर्चा का लबुलुबाब यही है कि जब भी हम किसी बिजनेस का विश्लेषण करते हैं, तो सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस को देखना काफी नहीं होता। क्या बेचा जा रहा है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये समझना है कि उसे कैसे डिलीवर किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है जो शायद आने वाले कुछ सालों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। वो क्या? देखिए, अगर कोई भी भारत के मौजूदा हालात देखें तो समझ आएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से फॉर्मल यानी औपचारिक हो रही है। जीएसटी आ गया है, ई-वे बिल सख्ती से लागू हो गए हैं, टोल प्लाजा पर फास्ट टैग से डिजिटल ट्रैकिंग हो रही है। हाँ, सिस्टम बहुत पारदर्शी हो गया। राइट। और इस सब की वजह से जो छोटे असंगठित ट्रक वाले या लोकल खिलाड़ी थे, वे धीरे धीरे बाजार से बाहर हो रहे हैं क्योंकि वे इस नए डिजिटल सिस्टम का पालन नहीं कर सकते। ये तो है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कम हो रहा है। तो बाजार का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इन बड़ी संगठित कंपनियों के पास आ रहा है। तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भविष्य की इस नई रेस में क्या ये दोनों दिग्गज हमेशा ऐसे ही अपने अपने अलग रास्तों पर चलते रहेंगे? ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ना? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब उस चपल एसेट लाइट निंजा यानी टीसीआई को अपनी लंबी ग्रोथ को सुरक्षित करने के लिए खुद के ट्रकों का किला बनाना पड़ेगा? या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है? एग्जैक्टली। क्या वीआरएल जैसे विशाल एसेट हैवी किले को नई ई-कॉमर्स जमाने की फास्ट डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी कुछ संपत्तियों को छोड़ के थोड़ा एसेट लाइट होना पड़ेगा? ये सोचना दिलचस्प है कि क्या आगे चलकर ये दोनों मॉडल एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे? बिल्कुल। बाजार के नियम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और ये देखना बेहद रोमांचक होगा कि आने वाले वक्त में गति और संपत्ति का ये महामुकाबला कौन सा नया मोड़ लेता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।